सो हे गाइस, वेलकम टू सन फ्रेंड्स से। मैं हूं अंकित और स्वागत है अपने नए वीडियो में। तो आज हम कंसेप्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नाम सुनते ही बहुत लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या माथे पड़ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सेमेस्टर एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और प्लेसमेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए चीजों को शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। इससे पहले आई हुई थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इससे पहले जब सी प्लस प्लस पहली बार आई थी तो इसका नाम था सी विथ क्लासेस और ये था एक अपडेटेड वर्जन सी का। जब लोगों को पता चला कि ये जो लैंग्वेज है ये काफी यूजफुल है, आगे हमें काम आ सकती है, तब ये इसका नाम चेंज हुआ। लोगों को लगा कि एक नया लैंग्वेज बन सकता है, तब इसका नाम पड़ा सी प्लस प्लस। तो सी का एक अपडेटेड वर्जन जिसका यूज केसेस काफी ज्यादा है। तो आज की वीडियो में हम क्लासेस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे और ये जो वीडियो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 6-7 जाने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज का बारे में पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, कुछ समझ में आया होगा नहीं। ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। तो इट्स an approach or a programming pattern where the programs are structured around the object rather than the function and logic। ठीक है भैया, ये तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन इसका मतलब है क्या? तो ये जो स्टेटमेंट है मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आप क्या है, एक स्टूडेंट है। ठीक है, और आप लोग बहुत सारे जो लोग हैं वो कॉलेज जाते होंगे। आपको स्टूडेंट किसको बोला जाता है? स्टूडेंट का कॉलेज में एक नाम होगा, तो कुछ रोल नंबर होगा, कुछ कॉलेज आईडी होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ऐसा कुछ होता है। वहां पे आपको कुछ एज होगा, फिर आपको कुछ जीपीए होगा, कितना सीजीपीए आया, कितना जीपीए आया। ठीक है, तो ये जो 4 चीजें हैं आपको डिफाइन करनी है। मान लो कि आप एक कॉलेज से स्टूडेंट हो। मान लीजिए कि आप एक यूजर हैं और अब यूजर से हमें इनपुट लेना है। किसी के स्टूडेंट का मुझे इनपुट, ये डिटेल्स जो है इनपुट में लेना है, तो कैसे हम करा सकते हैं? तो उसके लिए हम सिंपल से ये कर सकते हैं, इंट में एक मेन फंक्शन बनाऊंगा और मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म में कराना है तो मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में कराऊंगा। तो यहाँ पे लूंगा मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम करूंगा मैं। फिर मुझे एज स्टोर कराना है तो इंट एज। आपका रोल नंबर भी मैं करा सकता हूँ, तो यहाँ मैं देता हूँ रोल नंबर। तो एक तो रहेगा हमारा स्ट्रिंग जो आपका ग्रेड बता रहा होगा। इट मीन्स कि आपका ए प्लस आ रहा है, बी बी आया है, सी प्लस आया है, जो भी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें फॉर्मेट हो गई कि यहाँ पे हम एक आपका नाम ले सकते हैं, एज ले सकते हैं, रोल नंबर ले सकते हैं, ग्रेड ले सकते हैं। तो इससे आप डिफाइन हो जाएगा कि आप स्टूडेंट है और इसको आप स्टोर करा सकते हैं। तो इसको हम कैसे, किसके हेल्प से कराएंगे? सीन की हेल्प से कराएंगे। तो यहाँ पे हम सीन करेंगे नेम, फिर यहाँ पे हमने करा लिया एज को, फिर करा लिया रोल नंबर को, फिर हमने करा लिया ग्रेड को। जैसे कि आपका नाम क्या था, मोहित था, तो फिर मोहित को स्टोर करा लिया। फिर आपका एज था 21 को स्टोर करा लिया। रोल नंबर था कुछ 2468 तो वो आ गया। फिर आपका ग्रेड था 8.45 तो वो आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसी सिनेरियो में मान लीजिए कि एक क्लास में एक बच्चा तो होता नहीं है, लगभग 60 बच्चे होते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे दूसरे बच्चे का भी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करानी है। तो पहले वाला बच्चे का जब हमने मोहित मान लिया था, दूसरे वाले को रोहित मान लिया। तो उसके लिए मुझे मान लीजिए कि अब दूसरे वाले को स्टोर कराना है तो फिर मुझे एक स्ट्रिंग बनानी होगी, स्ट्रिंग नेम। फिर यहाँ पे इंटीजर एज हमें स्टोर कराना होगा, इंटीजर एज, रोल नंबर। फिर हमें इस स्ट्रिंग ग्रेड को स्टोर कराना होगा और यहाँ पे जो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा, यहाँ भी 1 कर दूंगा, रोल नंबर को भी 1 कर दूंगा, ग्रेड को भी 1 कर दूंगा, क्योंकि वेरिएबल का नेम सेम नहीं होना चाहिए, सबको पता है। तो इस तरीके से हम करा सकते हैं, तो हम ये करा सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया। यहाँ पे फंक्शन हमने कॉल किया है यहाँ पे। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट को फिर से क्रिएट कर रहा है। वॉइड जो फंक्शन है हमारे पास, एक स्टूडेंट को फिर से क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और उसके अंदर उस वैल्यू को स्टोर करा रहा है। यहाँ पे ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम डायरेक्टली नेम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर चीजें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, इस फंक्शन के अंदर भी मुझे सेम चीज चाहिए। और यहाँ मान लो कि मैंने इनपुट वगैरह भी ले लिया। तो मान लीजिए कि 60 बच्चे हैं, तो क्या मुझे बार बार इस इन्फॉर्मेशन को लिखना होगा? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे एक बार जरूरत पड़ा तो मैं एक बार यहाँ पे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन ले लिया, दोबारा जरूरत पड़ा तो यहाँ भी ले लिया, उसके बाद यहाँ भी ले लिया। तो मैं यहाँ पे एक ही काम को बार बार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होंगे जो सेम सिमिलर टाइप के होंगे। तो क्या मैं ऐसे फंक्शंस को बनाता रहूं तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या हम यही करेंगे? तो क्या ये परफेक्ट कोड है? तो नहीं भैया, ये परफेक्ट कोड नहीं है, आप सबको पता है। क्या कोई बढ़िया तरीका है इस केस को हैंडल करने का? हाँ बिल्कुल है। क्या हो कुछ ऐसा कि मैं क्या करूं, बस इसको एक बार बता दूं, ये जो है एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसके बाद मैं बता दूं कि ये जो है एक स्टूडेंट है, और यहाँ पे मैं क्या करूं, बस वो स्टेटमेंट जो है वो लिखता जाऊं, बस वो खुद ही समझ जाए कि इसका जो नाम है वो स्टूडेंट है, जिसके अंदर मुझे नाम, एज, रोल नंबर और ग्रेड मुझे डालना है।
तो मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो जो रिजॉल्व कराता है उसका नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गया होगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो चीजें हैं रिजॉल्व कराती हैं। कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस है वो जो पढ़ते हैं उनके लिए आसान ही होगा। खैर हम नहीं जानते हैं तो क्या है उस पर डिस्कस करें। तो मैं क्या करता हूँ इन सारी चीजों को रिलीज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। ये हमने बना लिया एक बॉक्स, और इस बॉक्स का नाम मैं रखता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे होगा एक स्ट्रिंग नेम, str नेम। एक हमारे पास होगा इंट जो एज को स्टोर करेगा। एक हमारे पास इंटीजर होगा जो हमारा रोल को स्टोर करेगा। एक हमारा स्ट्रिंग होगा जो हमारे ग्रेड को स्टोर करेगा, ठीक है। मैं बस आपको विजुअलाइजेशन के लिए मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो जब भी मुझे इन सब का यूज करना पड़े इसका, उसके जगह पे मैं सीधे स्टूडेंट को यूज कर सकता हूँ। मैं सिर्फ बोलूंगा कि स्टूडेंट, और यहाँ पे ये समझ जाएगा कि ये सारी चीजों को हमें स्टोर कराना है, ठीक है। मुझे इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। मैं बस सिर्फ इसको लिखूंगा और जो हमारा काम है वो हो जाएगा। अगर मैं सिंपल से लिख दूंगा स्टूडेंट, इट मीन्स कि ये सारी चीजें हैं वो मुझे चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें क्या लिखते थे, स्ट्रिंग नेम वन, फिर यहाँ पे इंट एज वन, रोल वन, देन स्ट्रिंग ग्रेड वन। ये जो हम लिखते थे इसके जगह पे हम सिर्फ लिख देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे मैं सिर्फ स्टूडेंट लिख दूंगा, इट मीन्स कि इसका मतलब ये हो गया। अगर यहाँ मैं स्टूडेंट लिख दूंगा तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ तो इसका मतलब भी यही होता है। स्टूडेंट लिखता हूँ इसका मतलब भी यही होता है। स्टूडेंट लिखता हूँ तो इसका मतलब भी यही होता है। तो बात रहा, ये जो चीजें हैं समझ में आ गया। आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। लेकिन बात रहा इसको क्रिएट कैसे करेंगे, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट, दिस इज आवर मेन क्वेश्चन, ठीक है। गुड क्वेश्चन। तो इसको क्रिएट करने का बहुत ही आसान तरीका है। मुझे यहाँ पे सिर्फ लिखना है क्लास। यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास किस टाइप का है, उसको स्टूडेंट टाइप का है, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया था ना, ये वाला, इसी चीज को यहाँ पे लिखना है, क्लास का नाम देना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो क्या क्या प्रेजेंट है भैया, एक हमारे पास स्ट्रिंग नेम प्रेजेंट है, एक स्ट्रिंग एज प्रेजेंट है, स्ट्रिंग रोल प्रेजेंट है, स्ट्रिंग ग्रेड प्रेजेंट है, ठीक है। ये चार चीजें हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये सारी जो चीजें हैं मैं इसके अंदर में मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं डालूंगा स्ट्रिंग नेम। भाई कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मतलब मेरा जो राइटिंग है सही नहीं है, अपोलॉजीज फॉर दिस। मैं कोशिश करता हूँ सुधारने की। मैं यहाँ पे दे दूंगा इंट एज एंड रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है। और साथ में ही स्ट्रिंग ग्रेड। तो इसका मतलब सेम टू सेम वही है जो मैंने लिखा था। तो ये हो गया हमारा क्लास। तो बात रहा क्लास तो हमारा बन गया, ठीक है। बट इसको यूज कैसे कर रहे होंगे, तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये हमारे क्लास का नेम है, ठीक है। जैसे हमारा होता है यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, वैसे ही हमारे क्लास का जो नेम है, क्लास का जो नेम है वो है हमारा स्टूडेंट, ठीक है। जैसे हमारा स्ट्रिंग का यहाँ पे नेम होता है, स्ट्रिंग का यहाँ नेम हमने दे रखा है, वैसे ही हमने क्लास का यहाँ पे नाम दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे ये होता है हमारा डेटा टाइप, डेटा का टाइप होता है, और ये होता है हमारा वेरिएबल का नेम, ठीक। इसी ये हो गया डाटा टाइप, ये दोनों हो गया वेरिएबल का नाम, ये हो गया डाटा टाइप और ये हो गया वेरिएबल का नाम। वैसे ही यहाँ पे तो आप गेस कर लिए होंगे कि हमारा जो स्टूडेंट है वो भी एक हमारा क्लास का नाम है, अच्छी बात है। लेकिन ये एक चीज और है, ये है हमारा डेटा टाइप। कैसे भैया, ये डेटा टाइप कैसे हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो यही हो गया हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एक ऐसा डेटा टाइप जिसको हमने, इट मींस कि यूजर ने अपने हिसाब से बनाया, अपने हिसाब से क्रिएट किया है, उसी चीज को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। समझ में आया, अब ये समझ गए। ये वाले जो है ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप जो हमारे पास पहले से आ रखे हैं वो वाले, ये है हमारा यूजर डिफाइंड। इट मींस कि हमने जो क्रिएट किया अपने हिसाब से। इट मींस कि ये जो है कस्टम डेटा टाइप है, इसको हम कस्टम डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कह सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ स्टूडेंट, इट मींस कि एक है डेटा टाइप, लेकिन वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा टाइप, तो उसके बाद क्या लिखना होता है, वेरिएबल का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट है हमारे पास, स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे डाटा टाइप। तो हमें तो वेरिएबल का नाम भी लिखना होगा। तो मान लीजिए हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं S1, ठीक है। तो ये जो S1 है हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जो स्टूडेंट है वो है हमारा डेटा टाइप, स्टूडेंट हमारा डेटा टाइप है। लेकिन इस स्टूडेंट का जो वेरिएबल का मैं नाम लिखूंगा तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भैया, हमने एक यहाँ पे S1 लिखा, उसको हमने ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट कहा।
लेकिन इस S1 की हेल्प से हम इन सारी चीजों को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इन सारी चीजों को कैसे एक्सेस करेंगे? तो मैंने कहा बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, संदीप महेश्वरी का भी जैसे कहते रहो, आसान है, ठीक है, हो जाएगा सारी चीजें। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पे हमने क्लास को डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे क्लास को डिफाइन कर दिया, और साथ में ही हमें ये वाला मार्क यहाँ पे लगाना पड़ता है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंट में, ठीक है। और सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट, जो हमने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है उसको बनाया है, ठीक है। नाम क्या है उसका S1, ये जो है स्टूडेंट 1 को दिखा रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 का मैं नाम कुछ डालना चाहता हूँ, वो मैं डाल सकता हूँ S1 डॉट नेम इज इक्वल टू मोहित, डॉट लगा के मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, ये जो है डॉट है, ठीक है। फिर मैं यहाँ S1 डॉट एज डाल सकता हूँ, S1 डॉट एज आप मान लो कि मैंने डाल दिया 21, ठीक है। सॉरी, ये तो कोटेशन में नहीं रहेगा, जैसे हम यहाँ पे इंट है तो इंट को जैसे देते हैं वैसे ही दे देंगे। फिर S1 डॉट रोल नंबर देते हैं, S1 डॉट रोल डॉट नंबर, तो ये मान लो कि है 246869, ठीक। फिर S1 डॉट ग्रेड डाल देते हैं, S1 डॉट ग्रेड ये मान लो कि है B+, ठीक है। अब मान लो कि ये जो है एक स्टूडेंट के लिए हो गया, ठीक है। तो बात रहा भैया कि हमारे पास स्टूडेंट 2 भी है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, स्टूडेंट 3 भी है, ठीक है, उन सबको भी एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं, तो स्टूडेंट S1 हो गया है तो S2 डाल दो तो ये स्टूडेंट 2 हो जाएगा, S3 डाल दोगे तो स्टूडेंट 3 हो जाएगा। कोई भी उसके बाद वेरिएबल का नाम डालते हो तो वो नेक्स्ट स्टूडेंट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे S2 ना डाल के आप डालते हो कि सीजन 1, ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। बस ये हमारा रहना चाहिए, तो ये जो हमारा डाटा टाइप है और ये हमारा वेरिएबल का नाम हो गया, तो ये जो है हमारा क्लास का नाम हो, सॉरी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो गया, और ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक हमारा ऐसा डाटा टाइप जो हमारे डाटा को स्टोर कर रहा हो, तो ये हमारा डाटा को स्टोर कर ही रहा है, बस ये जो है यूजर डिफाइंड है। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो S2 डॉट नेम, S2 डॉट एज, S2 डॉट रोल, S2 डॉट ग्रेड, ठीक है। तो मुझे बार बार ये अलग अलग मीनिंग नहीं लिखनी होगी, ठीक है, मैं एक बार लिखूंगा, हमारा काम जो है वो हो जाएगा। मैंने सिर्फ बता दिया इसको कि इसका क्लास का नाम जो है वो है स्टूडेंट, ठीक है। मैंने लिख दिया सिंपली स्टूडेंट S10, ये डॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या हुआ, ये सिंपली ये क्रिएट हो गया है, मैंने सिर्फ स्टूडेंट लिखा और यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दिया, तो इसका मतलब ये जो है ये जो है एक क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इतना जो है हमने क्रिएट कर लिया है, तो एक बार हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या ये सच में जो है हमारा रन होगा भी या फिर नहीं होगा। तो उसके लिए हमें अपने ओपन करना होगा VS कोड को, तो VS कोड को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और इतना कोड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अरे सॉरी, ये मैंने कोई और प्रोजेक्ट खोल लिया। तो यहाँ हम बॉयलरप्लेट कोड लेते हैं, हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम, अरे ये क्या है, यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ हम देते हैं int main, और यहाँ हम देते हैं स्ट्रिंग नेम को, ठीक है। फिर यहाँ पे इंट एज दे रहे थे, फिर उसका रोल दे रहे थे, देन हम फिर एक स्ट्रिंग ले रहे थे, स्ट्रिंग ग्रेड ले रहे थे, ठीक है। फिर इसको हम सी इन कर रहे थे, सी इन नेम एज रोल ग्रेड, ठीक है। और तो हम क्या करते थे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देख लेते हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यूज डालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें सी आउट भी यहाँ पे लिखना होगा, तो हम लिखते हैं सी आउट एंटर नेम एज रोल एंड ग्रेड, और फिर हम यहाँ पे उसको सी आउट भी करेंगे। मान लो कि सिर्फ डाटा को इनपुट ले रहे होंगे तो उससे काम तो होगा नहीं, तो हम इसको दोबारा से रन कराते हैं। तो यहाँ बोल रहा है हमें एंटर करिए नेम एज रोल नंबर और ग्रेड को, तो मैं नेम देता हूँ अंकित, एज देता हूँ 21, रोल नंबर देता हूँ 2589, ग्रेड देता हूँ ए, ठीक। तो हो गया, यहाँ पे जो नाम है, नाम आ गया अंकित, एज 21, रोल नंबर इतना और ग्रेड आ गया ए, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है हमारी आ रही है। फिर मान लो कि वैसे ही हमारे पास कोई और स्टूडेंट रहता, तो मैं क्या करता, इस कोड को कॉपी कर डुप्लीकेट करता एक बार, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें नाम 1 चेंज करना पड़ता, रोल 1 चेंज करते, फिर यहाँ पे हम ग्रेड चेंज करते, फिर यहाँ भी सारी चीजों को चेंज करते हम, ये भी चेंज करते, रोल यहाँ पे रोल चेंज करते, ग्रेड चेंज करते, फिर यहाँ भी हम नेम को चेंज करते, एज को चेंज करते, देन रोल को चेंज करते और ग्रेड को चेंज करते, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट 2 के लिए क्रिएट होता है, ऑफ स्टूडेंट 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को हटाते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं। तो पहले के लिए बोल रहा है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अंकित, यहाँ पे एज 21, 256, ये हमारा कुछ रोल नंबर हो गया, और इसको आया है ए, तो ये आ गया हमारा। फिर स्टूडेंट 1 के लिए, अब 2 के लिए तो मैं डालता हूँ मोहित, एज 21, ये इसका रोल नंबर हो गया कुछ, इसको भी आया है ए। तो ये हमारा
ऐसे करके दोनों स्टूडेंट्स का आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट 1 के लिए हो गया, ये हमारा स्टूडेंट 2 के लिए हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाए हुए हैं। ठीक है, फन नाम का फंक्शन, यहाँ पे एक वॉइड है और ये जो है फन नाम का फंक्शन है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो चीजें हैं इसको भी हमें सेम टू सेम बनाना पड़ेगा। इसको हम कॉपी करते हैं, इसके अंदर ही डाल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे बनाते हैं और इन भी इसके अंदर ही डाल देते हैं। अगर ये चल जाएगा तो हमारा समझो कोड जो है एग्जीक्यूट हो गया। फिर मान लो कि इसके अंदर कुछ और भी काम हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे काम हो रहे होंगे। तो ऐसे देखो इस यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक ही चीज को बार बार किया जा रहा है। यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ, फिर यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ। एक स्टूडेंट 1 के लिए हो गया, स्टूडेंट 2 के लिए हो गया। ठीक है, तो इसको मुझे ना करना पड़े, मैं सिर्फ एक बार करूँ और बार बार हमारा जो काम है वो होता रहे। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए इसको हटा देते हैं। इसको हटा दिया, इस कोड को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ से हटा ही लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको भी हटा लेता हूँ। तो हम यहाँ यूज करते हैं कंसेप्ट क्लास का। तो हम यहाँ नाम देते हैं क्लास। ठीक है, तो उसका नाम रख देते हैं हम स्टूडेंट और यहाँ देंगे हम करली ब्रेसेस। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ऑफ करेंगे, तो ये कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूं कि ये वाला आपको देना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस कोड को यहाँ पेस्ट कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग नेम है, इंट एज है, रोल है, स्ट्रिंग ग्रेड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो मैं देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग S1 और ये हमारा ये चीजें हैं वो बन के रेडी हो चुकी है। मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ S1 डॉट नेम के अंदर अपना नाम, S1 डॉट नेम इक्वल टू जॉन मान लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ S1 डॉट एज में मैं 20 डाल देता हूँ, S1 डॉट रोल में 101 और S1 डॉट ग्रेड में A डाल देता हूँ। ठीक है, ये जो S1 लिखा हुआ है इसका मतलब ही ये है पूरा। ठीक है, तो क्या मैं इसको बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ? हम कहीं से इसको एक्सेस कर सकते हैं, बस इसको रन करने के बाद चेक करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रन करता हूँ। देखो यहाँ पे मारेगा एरर, बोल देखो क्या मान रहा है, डिक्लेयर प्राइवेट हेयर। ठीक है, नेम इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये जो है प्राइवेट बोल रहा है कि भैया ये चीजें जो है वो प्राइवेट है, लेकिन आप पब्लिकली एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो हो नहीं पाएगा। ये मतलब बेसिकली बोल रहा है कि मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो क्यों भैया, तो क्या हम इसका मेरा जो लॉजिक है वो फेल हो चुका है? तो नहीं भैया, थोड़ा सा इंतजार करिए। यहाँ पे एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, तो वो होता है बाय डिफॉल्ट पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे हम पब्लिक डाल दिए तो यहाँ पे दो चीजें होती है, प्राइवेट एक पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट जो होता है उसको हम कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, पब्लिक जो है उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मान लो कि प्राइवेट प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट देख के मुझे ऐसा कोटेशन देना होगा। तो ये जब मैं इसको प्राइवेट लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इसको कोई भी बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर इसको आपको यूज करना है ना, आप क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो। ठीक है, उससे बाहर नहीं यूज कर सकते। तो मेरे पास एक और एक्सेस मॉडिफायर होता है जिसका नाम होता है पब्लिक। ठीक है, मैं यहाँ पे पब्लिक को अगर यूज कर लेता हूँ तब हमारा जो काम है वो हो जाएगा। अब मैं इसको रन कराता हूँ, कोड को रन कराता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये इजिली रन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे तो वैल्यू हमने डाल दिया है, लेकिन हम इसको सी आउट करना चाहते हैं तो सी आउट कर देते हैं एज, रोल और ग्रेड भी। ठीक है, और यहाँ रिटर्न 0 करते हैं, इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है यहाँ से। अब इसको कोड को रन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा नेम भी आ गया है, एज भी आ गया है, रोल भी आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे एक S2 ले लूँ। ठीक है भैया, एक यहाँ मैं लेता हूँ स्टूडेंट S2। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम रखते हैं डोई डोई, एज 21 और रोल 102 और ये बी ग्रेड पाया है। ठीक है, और इसको भी मुझे सी आउट करना है, तो सी आउट नेम कर देते हैं, एज कर देते हैं और यहाँ पे रोल कर देते हैं, ग्रेड कर देते हैं और रिटर्न 0 साथ में कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको कोड को रन कराता हूँ, तब यहाँ पे देखो इसका भी यहाँ पे आ चुका है और इसका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इजिली करा सकते हैं। लेकिन क्या हो, मुझे सिर्फ इसका चाहिए कि इतनी सारी चीजें हटाओ, मुझे सिर्फ इसका एज को प्रिंट कराना है। ठीक है, S1 के एज को भी यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है। तो मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ S1 डॉट एज, इससे मैं सिंपली इसको एक्सेस कर सकता हूँ और इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे एज हमें 20 मिल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक होता है हमारा पब्लिक, एक होता है हमारा एक्सेस एक्सेस मॉडिफायर। तो देखो यहाँ पे तीन होते हैं, एक होता है हमारा पब्लिक, एक होता है हमारा प्राइवेट और एक होता है हमारा प्रोटेक्टेड। ठीक है, देखो ये तीन यहाँ पे होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो आने वाली क्लासेस में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है। पब्लिक मतलब ये समझ लो कि मैं क्लास के बाहर इनको एक्सेस कर सकता हूँ, प्राइवेट मीन्स क्लास के अंदर ही एक्सेस करना होगा। बाय डिफॉल्ट और कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पे मान लो कि ये लिखा ही नहीं है तो ये प्राइवेट माना जाएगा, तो इनको मैं क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकता हूँ। तो मान लो कि मैं यहाँ पे पब्लिक की जगह पे प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट। ठीक है,
जब ये प्राइवेट हो गया तो क्या कोई और तरीका है? तो ये एक्सेस होगा नहीं, ये सारी जो चीजें हैं वो तो एक्सेस नहीं होंगी। तो क्या कोई और तरीका है इसको एक्सेस करने का? तो यहाँ पे हम क्यों प्राइवेट में रखेंगे, हम सिर्फ पब्लिक रख देंगे। हम जो चीजें हैं उसको कहीं से भी एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो देखो भैया, यहाँ पे एक बात आता है, टर्म आता है डेटा सिक्योरिटी के बारे में भी। तो इसलिए हम यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को यूज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी आए और मॉडिफाई कर दे। अभी ऐसे यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको एज इट इज पब्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो, अब मैं जैसे कि यहाँ पे क्या है, एज है S1 का। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, 20। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ S1 डॉट एज को, फिर यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ। सबसे नीचे आके मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ 21, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, अब दोबारा से मैं S1 के एज को प्रिंट कराऊं तो देखो क्या आता है। तो पहले तो एज था 20, अब यहाँ पे 21 हो चुका है, ठीक है। जो अपडेटेड है वो 21 हो चुका है। अब इसके बाद आप कितने बार भी इसको सर्च करोगे तो यहाँ पे इसका जो एज है वो 21 ही आएगा। तो जैसे बात रहा प्राइवेट वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम दे देते हैं प्राइवेट, तो प्राइवेट वाले से हम कैसे चीजों को कर सकते हैं उसको चलते हैं देखते हैं। तो हमने एक चीज यहाँ पे देखी कि हमें यहाँ पे इसको करना होगा पब्लिक। पब्लिक कर दिया, तब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे पास तीन चीजें हैं जैसे मैंने आपको बताया। एक हमारे पास है पब्लिक, एक है हमारे पास प्राइवेट, एक है हमारे पास प्रोटेक्टेड। इन तीनों को मैं बोलता हूँ एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब कौन इन पे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो क्या इसके द्वारा यहाँ पे इसको हम एक्सेस कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे पब्लिक लिख देता हूँ तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इनको प्राइवेट कर दिया तब मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये जो है प्राइवेट होते हैं। इट मीन्स कि हम इस प्रोग्राम के बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो ये जो है हमारा बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है। अगर तो चलो लिख भी देते हैं, डेटा सिक्योरिटी की बात है, यहाँ हम प्राइवेट लिख ही देते हैं। फिर मुझे क्या करना हो कि इनकी वैल्यू को यहाँ पे डालना हो तो मैं क्या करूंगा? तो इनकी वैल्यू को यहाँ पे फिल करना हो तो कैसे करेंगे हम? तो इनको मैं हेल्प सॉल्व कर सकता हूँ फंक्शन की हेल्प से। तो इस क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डाटा भी डाल सकते हैं और फंक्शन भी डाल सकते हैं। एक फंक्शन बनाएंगे, इसके वजह से हम कर सकते हैं। हम एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास के अंदर हम सिर्फ डेटा ही नहीं, इनफैक्ट फंक्शन भी डाल सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट और इसको हम कह सकते हैं मेथड, ठीक है। एक बार हम क्लास का डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ डिफाइंड डेटा टाइप ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट मीन्स कि एक ब्लूप्रिंट है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखेगा। जैसे कि हमने बनाया था कि S1, तो वो S1 जो है वो कैसा दिखने वाला है उसी का ये ब्लूप्रिंट है। तो जैसे कि हम यहाँ पे S1 बनाए थे तो उसका जो ब्लूप्रिंट था कि स्ट्रिंग नेम प्रेजेंट है, इंट एज प्रेजेंट है, इंट रोल प्रेजेंट है, इंट ये सॉरी स्ट्रिंग ग्रेड प्रेजेंट है। वो सारी जो चीजें थी वो ब्लूप्रिंट थी जो कि क्रिएट किया गया था हमारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो क्रिएट किया गया था क्लास के द्वारा। तो बात रहा कि इनको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं दूसरे मेथड से, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बात रहा है यहाँ पे फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। तो अभी नॉर्मल तरीका, मान लो मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ। यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं तो इसको मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। मान लो कि मुझे नेम वाला चाहिए, तो मैं क्या पहले तो थोड़ा नीचे करूंगा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे लिखना होगा पब्लिक। तो इसके बाद वाली चीजों को मैं यहाँ पे बाहर से एक्सेस कर पाऊँ तो मैं यहाँ पे सीधे दे सकता हूँ सेट नेम, इट मीन्स फंक्शन का नाम, ठीक है। और मान लीजिए उसको नेम को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एन ले लीजिए, मान लीजिए उसका नाम है और ये जो है वॉइड टाइप का है। आपको सिर्फ उसको फिक्स करना है। क्लास के अंदर एक इसको एक्सेस कर लेते हैं नेम को। नेम इज इक्वल टू क्या उसका नाम है, एन को यहाँ पे दे देता हूँ, ये जो उसका नाम है यहाँ पे नेम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम बंद कर दें। तब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो गया हमारा S1 डॉट सेट नेम फंक्शन को यहाँ कॉल करो और उसके अंदर में मोहित को भेज दो, मोहित। तो यहाँ पे क्या होगा कि मोहित जाएगा और नेम के अंदर में मोहित स्टोर हो जाएगा और यहाँ से चीजें जो है चली जाएंगी। तो ऐसे ही मैं बाकियों को भी फिक्स कर सकता हूँ। फिर मान लीजिए मुझे एज को फिक्स करना है तो मैं देता हूँ S1 डॉट सेट एज, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पे 24। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए एक यहाँ पे अलग फंक्शन होगा जो इसको सेट कर रहा होगा। यहाँ पे वॉइड सेट एज करके फंक्शन होगा, उसके अंदर इंट एज होगा, ठीक है। फिर एज इज इक्वल टू एज हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको बना रहे होंगे। चलिए इसको हम VS कोड में करके देखते हैं क्या ऐसे होता भी है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा पब्लिक के लिए हो गया। अब हम देखते हैं, यहाँ से हम डालते हैं पब्लिक, ठीक है। और यहाँ पे हम वॉइड सेट नेम और यहाँ पे हम एज इट इज यहाँ पे नेम को एन डाल दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा है बाय डिफॉल्ट जो है ये प्राइवेट है, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें सेट नेम करना होगा, S1 सेट नेम, और उसके अंदर में हमें मोहित को पास करना होगा, मोहित। ठीक है, तो ऐसे जो अभी हमने देखा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे गेटर एंड सेटर को। गेटर एंड सेटर फंक्शन, गेटर एंड सेटर फंक्शन मतलब क्या होता है कि गेट कर लो डाटा को और सेट कर दो वैल्यू को। मान लो कि नेम के अंदर कुछ वैल्यू असाइन करना हो, एज के अंदर कोई वैल्यू असाइन करना हो, रोल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करना हो, या फिर ग्रेड के अंदर कोई वैल्यू असाइन करना हो, तो वो मैं इजिली कर सकता हूँ। तो उससे पहले हमें सिर्फ पब्लिक बनाना पड़ेगा, जो कि हमने बना दिया है। तो हमने वॉइड सेट नेम के नाम से यहाँ पे फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सेट नेम ही रखोगे। और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग का हमने नाम ले लिया, जो भी कुछ नाम था, फिर उसको नेम के अंदर में उस नाम को असाइन कर दिया। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे सबके लिए कर सकते हैं। यहाँ पे हम वॉइड सेट एज भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम सेट रोल भी दे सकते हैं, फिर यहाँ पे सेट ग्रेड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एज, रोल और ग्रेड ले लिया है, और फिर हम यहाँ पे सेम टू सेम S1 में सेट एज कर देते हैं, फिर सेट रोल कर देते हैं, सेट ग्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। क्लास के अंदर से ही हमने क्या किया है, इन सारी चीजों को हमने एक्सेस किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने पब्लिक नाम से, फिर इसको गेटर एंड सेटर की हेल्प से यहाँ पे पब्लिक किया इसको, फिर यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, और यहाँ पे हमने एज को लिया, रोल को लिया और ग्रेड को लिया, और सेम टू सेम यहाँ पे बाहर भी एग्जीक्यूट करा दिया। तो बात रहा कि मैं इसको प्रिंट रन कराता हूँ, तो जो हमारा फंक्शन है वो प्रॉपर्ली रन कर जाएगा। इट मीन्स कि जो वैल्यूज है वो इसके अंदर सेट हो चुकी है। ठीक है, इट मीन्स उसके अंदर असाइन हो चुका है। अब बात रहा, असाइन तो हो गया है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो है असाइन हुआ अभी है, या फिर तुम बस ऐसे ही बात कर रहे हो हवा हवा में। तो हमें तो बताओ, हमें आउटपुट दिखाओ, कैसे इसका आउटपुट जो है हम गेट कर पाएंगे, ले पाएंगे। तो वो भी मुझे पता चल जाएगा, वो मुझे गेटर फंक्शन की हेल्प से पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उस वैल्यू को या तो प्रिंट करा दो या फिर ले लो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, मान लो यहाँ पे एक मैं तरीका ये कर सकता हूँ कि स्ट्रिंग गेट नेम और रिटर्न कर दो नेम को। ठीक है, अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो अभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ S1 डॉट गेट नेम को। ठीक है, तब यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। इसको मैं रन कराता हूँ, तो यहाँ पे देखो नेम जो है हमारा मोहित आ रहा है। ठीक है, एक हमारे पास तरीका और है, ये स्ट्रिंग वाला तो हो गया। ठीक, एक हम तरीका ये भी यूज कर सकते हैं कि void गेट एज, और यहाँ पे हम रिटर्न एज ना करके यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, काउट एज। ठीक है, तब भी जो हमारा काम है वो हो जाएगा। और यहाँ पे ईयर्स दे देते हैं, और सिर्फ हमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें काउट करना होगा एज को, S1 डॉट गेट एज। बस हम इतना लिख देंगे तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, इसको न्यू लाइन में भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। रन कराते हैं तो हमारा जो नेम है मोहित आ ही रहा है, और एज जो है 20 ईयर्स आ रहा है। तो वो हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ तुम डायरेक्टली सी आउट कर दिए यहाँ पे एज को। तो हुआ क्या, हम डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, S1 डॉट गेट एज करेंगे S1, और ये जो हमारा एज है उसको हम डायरेक्ट कॉल किए, तो हमारा जो वैल्यूज है वो निकल के आ गए। फिर वैसे ही मान लो कि हमें क्या करना हो कि एज हो गया, रोल निकालना है तो रोल भी निकल जाएगा, फिर यहाँ पे हमें ग्रेड भी निकल सकता है। ठीक है, हमने अलग अलग तरीके से इसको किया। अब मान लो कि ये एज हो गया था, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रोल को लेते हैं और ग्रेड को लेते हैं। ये चीज से ये भी हो गई। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारा नेम भी आ रहा है, रोल भी आ रहा है और ग्रेड भी आ रहा है। इसके नीचे हम एंटर डाल दें तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा और अच्छे से। अब हम इसको रन कराएं तो सारे जो चीजें हैं वो लाइन बाय लाइन आ रही होंगी। अब मान लो कि क्या हुआ कि मैंने इस फंक्शन को लगाया कि void set name, और यहाँ पे स्ट्रिंग n, और n इज इक्वल टू n को हमने साइन कर दिया नेम के अंदर। लेकिन मान लो कि आपके पास एक फॉर्म है जिसमें सारी वैल्यूज को भर रहे हो, लेकिन क्या हुआ कि वहां पे नेम हम एम्प्टी छोड़ दिए। एम्प्टी तो नेम किसी का होता नहीं है, कि सबका, सब इंसान का, सबका पार्टिकुलर कोई भी चीज हो, कुछ ना कुछ नाम होता ही है। ठीक है, आप सबको पता है, भले ही वो 2 कैरेक्टर का हो, 3 कैरेक्टर का हो, वो मैटर नहीं करता है, नाम लेकिन होता है। ठीक है, नाम होता है, हाँ भैया। लेकिन किसी ने एम्प्टी छोड़ दिया, तब क्या करोगे। तो यहाँ पे मैं उस कंडीशन को लगा सकता हूँ, इफ s डॉट साइज अगर इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे आप बोल दीजिए कि नेम कांट बी एम्प्टी, और यहाँ पे आप आउट हो जाइए। सॉरी, यहाँ पे n है तो हमें n देना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको नाम यहाँ पे आपको दिया हुआ हो वही चीज आप यहाँ पे देना। तो मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमने नीचे आया, मैं जो मोहित भेजा था यहाँ पे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्टी भेज देते हैं। ठीक है, कोई नाम ही नहीं भेजते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। तो रन कराते हैं तो बोल देगा नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, और यहाँ पे नेम हमारा खाली रहेगा। यहाँ पे और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे ट्राई कैच हो गया, और भी सारी चीजें हैं जिसको हम यहाँ पे आगे पढ़ रहे होंगे। फिर जैसे कि यहाँ पे एज वाला हो गया। ठीक है, तो एज में भी मैं डाल सकता हूँ कि जो हमारा एज है वो 0 से छोटा तो नहीं है, निगेटिव तो नहीं है।
ठीक है, और मान लो कि जैसे कि कोई एज डाल दे रहा है -20, ठीक है, तो यहाँ पे ये इनवैलिड बता देगा, एज कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। इसको रन कराते हैं तो बोल रहा है यहाँ पे एज कैन नॉट बी निगेटिव, और यहाँ पे इनवैलिड एज दे रहा है, ठीक है। तो इसका जो यूज है सिर्फ यही नहीं है, इसका यूज है हर जगह पे है, ठीक है, बहुत सारी जगह पे है। तो मान लो कि आप कोई आपसे कोई आपका ग्रेड पूछता है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ग्रेड तभी बताऊं जब वो एक मुझे पार्टिकुलर एक नंबर बताएगा, मुझे पासवर्ड बताएगा। जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट होता होगा उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते होगे, तभी आपका जो ग्रेड है वो निकल के आता होगा, ठीक है। तो आप चाहते हो कि कोई आपका एक पार्टिकुलर ग्रेड डाले, वो डाले तभी आप उसको अपना ग्रेड बताओ। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि तो मान लो कि आप चाहते हो कि आपको कोई पिन बताए तभी आप उसको वो सारी चीजें जो है रिटर्न करो। तो आप यहाँ पे बोलोगे इंटीजर पिन, ठीक है, और यहाँ पे आपने कुछ अपना पिन फिक्स कर रखा है कि इफ पिन जो है इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, अपने ग्रेड को वहां पे रिटर्न कर रहे होंगे। और अगर वो नहीं बताता है तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख दो एक्सेस डिनाइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, यहाँ पे कंडीशन डाल सकता हूँ कि मेरे पास जिसके पास पासवर्ड होगा 1 2 3 4 वही क्या कर सकता है, अपना ग्रेड को एक्सेस कर सकता है। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सी आउट किया गेट ग्रेड के लिए, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 डालना होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तभी यहाँ पे जब मैच हो जाएगा तब आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो हमने कंडीशन डाला था, तब क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम नाम डालते हैं अंकित, ठीक है। अब इसको दोबारा से रन कराते हैं चीजों को। यहाँ पर नाम आ रहा है, एज आ रहा है, और रोल आ रहा है, ग्रेड आ रहा है, ठीक है। ग्रेड हमारे पास ए आ रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल दूँ, 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ, तब यहाँ पे बोल रहा है ग्रेड में एक्सेस डिनाइड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख के आ रहा है एक्सेस डिनाइड, रोल आ रहा है, सारी चीजें आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेड है वो नहीं आ रहा है। तो जब हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इस सारी चीजें काम कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें हमें और समझ में आ रहा होगा। अब ये सारी ग्रेड वगैरह को मैं पब्लिक रख देता तो कोई भी आता सिंपल से यूज कर लेता और चेंज कर देता। हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन भी कर लिया कि जब कोई हमको पिन बता रहा होगा तभी हम उसको चीजों को कर पा रहे होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। अब देखो ऑब्जेक्ट के डिफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज एन एंटिटी दैट हैज a state and behavior anything that exists in physical world, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट। इट मींस कि एक ऐसा एंटिटी जिसका स्टेट होता है और बिहेवियर होता है, ठीक है। एक ऐसा एंटिटी जिसका स्टेट होता है और बिहेवियर होता है, एंड एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन फिजिकल वर्ल्ड, और कोई भी ऐसी चीज जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसी चीज को मैं बोल देता हूँ ऑब्जेक्ट। मैं बोल रहा हूँ मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कि स्पेस लेता है, जो रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मैं स्पेस स्पेस दे रहा हूँ, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है। ये पेन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। आप एक फोन में देख रहे हो या फिर लैपटॉप में देख रहे हो, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो क्लास क्या हुई, क्लास जो है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ क्या है, ब्लूप्रिंट है। इट मींस कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिख रहा होगा। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट क्लास के बारे में। एक हमारे पास क्लास था जो कि हमारा स्टूडेंट था, ठीक है। वो क्या था, हमारा स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट था। और ये जो हमारे स्टूडेंट के साथ जो S1 लगा रहे थे, स्टूडेंट के साथ जो S1 लगा रहे थे, ये जो हमारा था ऑब्जेक्ट था, ये रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट एग्जिस्ट करेगा, जो कि कुछ स्पेस लेगा, ठीक है। ये जो कुछ स्पेस ले रहा था, क्लास हमारा थोड़ी ले रहा था, क्लास हमारा सिर्फ ब्लूप्रिंट दे रहा था। जो हमारा, जैसे मैं आपको एग्जांपल लूं तो एक हमारे पास स्टूडेंट नाम से क्लास है, स्टूडेंट। इसके अंदर हमारे पास नेम है, एक हमारे पास एज है, एक हमारे पास रोल है, एक हमारे पास ग्रेड है, ठीक है। ये 4 चीजें हैं, और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसका, जिसके अंदर हमारा जो नाम है रोहन है, एज 21 है, रोल 2468 है, ग्रेड A+ है। एक हमारे पास दूसरा बंदा है जिसका नाम है मोहित, जिसका एज 24 है, 3468 इसका रोल है, इसका B+ है। तो देखो ये क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है। ये वाला जो है ब्लूप्रिंट है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे रहा है, सिर्फ ये जो है इट्स प्रोवाइड एन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो चीजें हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, ये सिर्फ करता है, ये करता है, ये नहीं करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आप चीजों को। जैसे कि हम बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो हम स्टूडेंट किसको बोलते हैं, इसके पास एक नाम होगा, कॉलेज में एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उस कॉलेज में वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ग्रेड होगा, एज होगा। मान लेते हैं 4 चीजें हैं जो है एक जिसको बनाती है कि आप एक इस कॉलेज के आप स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये तो हो गया एक स्टूडेंट की डिफिनीशन, लेकिन उसके अंदर मैं किसी बच्चे का वैल्यू फिल कर देता हूँ तो वो हो जाता है स्टूडेंट। आइए आप चीजों को समझ पाते होंगे। ऐसे चीजें खाली है कि हाँ स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट है, लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर बच्चे का उसमें वैल्यूज को फिल कर देता हूँ तो वो एक ऑब्जेक्ट हो जाता है, वो स्टूडेंट हो जाता है हमारा, ठीक है।
वो कुछ स्पेस ले लेता है। तो ये स्टूडेंट क्या दिखा रहा है, हमारा ब्लूप्रिंट दिखा रहा है। ये जो है हमारा फिर ब्लूप्रिंट दिखा रहा है, कैसी चीजें होनी चाहिए। अगर इसको फुलफिल कर रहा है ये, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इट मीन्स कि ये हमारा जो स्टूडेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट हो गया। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है, आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो, ठीक है, इंस्टा यूज करते हो, तो मुझे फॉलो कर लिया करो। सनफायर सिंह नाम से हमारी भी आईडी है भैया। फॉलो कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है। लगभग बिलियंस में लोग जो है इसके यूजर है, ठीक है। तो जैसे इंस्टाग्राम मैं यूज करता हूँ, आप यूज करते हो, आप उससे क्या हो गए, यूजर हो गए, ठीक है। तो आप उनके लिए ऑब्जेक्ट हो गए, मैं उनके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग जो होंगे जो इंस्टाग्राम को यूज करते होंगे, वो उनके लिए ऑब्जेक्ट हो गए। अब बात रहा इसमें क्लास क्या होगी। ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया कि हम ऑब्जेक्ट हो गए, जो भी यूज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन क्लास क्या हुआ। तो इंस्टाग्राम जो है आपसे कुछ डिटेल्स लेता है, जैसे कि आपसे कुछ एक यूजर नेम लेगा, एक यूजर नेम लेगा, आपसे पूछेगा कि यूजर नेम ऐसा सही है, आपका नेम लेगा, आपका एज लेगा, आपका जेंडर लेगा, आपको कोई पासवर्ड लेगा कि आप कौन सी कंट्री से हो, कंट्री एंड रीजन का ऑप्शन आता है, आपसे एक बायो लेगा। आप ये सारी जो चीजें हो गई, ये हो गई हमारी क्लास। इंस्टाग्राम में ये हो गया हमारा क्लास, ठीक है। इट मीन्स ये हमारा इस क्लास का नाम हो जाएगा इंस्टाग्राम यूजर। इंस्टाग्राम यूजर एक हमारा इंस्टाग्राम यूजर नाम से क्लास है, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, ठीक है। प्रोफाइल फोटो भी लेगा, और उसके बाद एक मान लीजिए कि एक बंदा आया जो भी इसके ऊपर अपना प्रोफाइल बना लिया। एक हमारा इंस्टा यूजर आया जिसका नाम है S1, और इसके अंदर अपना प्रोफाइल बना लिया। तो ये जो प्रोफाइल बनाया जिस पर्सन ने, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा क्लास। आई होप चीजें आप समझ में आ रहे होंगे। जब रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो तो चीजें जल्दी समझ में आती है। मान लो कोई बंदा आया, बोला कि ये जो मेरा यूजर नाम है वो रहेगा एंजल प्रिया, नाम है उसका प्रिया, एज है 21, जेंडर है फीमेल, पासवर्ड है मुझे नहीं पता, उसको पता होगा, कंट्री है इंडिया, बायो में लिखती है एटीट्यूड गर्ल, ठीक है। ये सारी चीजें वो भर देती है। तो वो क्या हो गई कि अब एक ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। एटीट्यूड गर्ल, केक मर्डर, डैडिस क्वीन, खैर ये सब 2019 की बातें हैं, जब टिकटॉक अपने चरम सीमा पे था। खैर टिकटॉक तो अभी भी वापस आ गया है। तो वो जो लोग हो गया वो हो गया इंस्टाग्राम के ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इसका क्लास, ठीक है। कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिख रहा होगा। इट मीन्स कि जो रियल वर्ल्ड को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर जब घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, तो चीजें जो है अच्छे समझ में आने लगती है। तो जो भी ऑपरेशन मैं इसके अंदर एग्जीक्यूट करूंगा, तो वो मैं क्लास और ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही कर पा रहा होगा। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम यूजर, तो इंस्टाग्राम यूजर कौन होता है, उसके पास एक यूजर नेम होता है, एक नाम होता है, एक एज होता है, जेंडर होता है, पासवर्ड होता है, उसका कंट्री कुछ फील हुआ होता है, कुछ बायो में लिखा हुआ रहता है, कुछ नहीं तो कुछ लोग खाली भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बैंक का। बहुत सारे लोग के पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारे बैंक में अकाउंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो लोग हैं SBI में अकाउंट खोलते हैं, कुछ लोग सेंट्रल में खोलते हैं, कुछ लोग कोटक में भी खोलते हैं, खैर अपने अपनी चॉइस है, कुछ लोग एक्सिस में भी खोलते हैं। जैसे आप वहां पे जाते हो अकाउंट ओपन करवाते हो, तो वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म में आप डिटेल्स को भरते हो, ठीक है। तो वो फॉर्म जो है क्लास हो गया, ठीक है। तो उस क्लास के अंदर अपने डिटेल्स को भर देते हो, तो आप एक ऑब्जेक्ट हो जाते हो। तो आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो कि आपको एग्जांपल लेते हैं कार का। कार वाला एग्जांपल कहाँ था अभी तक, चलो कार का एग्जांपल लेते हैं, CAR, ठीक है। ये हमारे पास एक कार है मान लेते हैं। तो हमारे पास फिलहाल कोई कार नहीं है, हाँ तो बिक गया, पुरानी हो गई थी। तो बात रहा है कार हम किसको बोलते हैं। कार हम उसको बोलते हैं जिसके पास 4 टायर होता है, एक इंजन होता है, एक बॉडी होता है। तो कुछ कुछ चीजें हमने वहां पर डिफाइन कर दिया कि ये जो चीजें होती है वो कार होती है। रियल में कार कैसी होती है, मान लीजिए कि एक हमारे पास कार है पंच, रियल कार है। i10 हो गया हमारा कार है, बोलेरो हो गया हमारा कार है, GLC हो गया, GLC 300 हमारा कार है, X1 हो गया हमारा कार है, X5 हो गया हमारा कार है। ये BMW के मॉडल्स हैं, ठीक है, खैर उन सब पे नहीं आते हैं। तो ये जो चीजें हो गई, ये हो गई ऑब्जेक्ट, ये जो सारी चीजें हो गई ये हो गई ऑब्जेक्ट। और जो हमारा क्लास हो गया वो हो गया हमारा कार। तो कार का क्या था, कुछ उसका नाम था, कितने टायर है, मॉडल नंबर क्या है, उसकी चीज क्या है, कौन सा मॉडल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एक क्लास हो गई। और एक जो ऑब्जेक्ट इसमें भर दिया गया है उसको हो गया कि वो जो कुछ डिटेल्स में भर दिया गया है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया है। मान लीजिए कि आप किसी चीज को बोलते हैं कि ये कार है, तो आपको उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन दिखते होंगे ना, कि हाँ भैया 4 टायर हैं, इंजन है, विंडशील्ड है, एक स्टेफनी है, उसमें 6 शीशे हैं कि साइड में 2 आगे पीछे, कम से कम इतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो ये कार है। उसका जो बॉडी शेप है वो कुछ सेडान है, SUV है, तो ये कार है, ठीक है। कि ये तो क्लास हो गया कि चलो भैया ये जो डिटेल्स वाला फॉर्म है तो ये हमारा क्लास हो गया। लेकिन मान लीजिए ये पंच है,
तो इसका नाम मैं डाल देता हूँ कि नेम जो हो गया इसका पंच हो गया। टायर जो है इसमें MRF पड़े हैं 4। फिर इसमें मॉडल इधर डाल दिया, ये बीटा मॉडल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ उसमें जब वैल्यूज डाल दिए तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास और ऑब्जेक्ट में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जो सारे भी डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब आपसे कोई आंख बंद करके भी पूछे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप सिंपल बता सकते हो। सेमेस्टर एग्जाम के लिए अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो बेसिक सा एक बार डिफिनेशन को पढ़ लेना, चीजें जो कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो चुकी हैं, बस आपको वो जो वर्ड्स होते हैं उस वर्ड को कैच करना है। तो आप कोई भी बुक रीड करोगे तो आपको क्लास और ऑब्जेक्ट जो है इजीली समझ में आ जाएगा। मुझे क्लास और ऑब्जेक्ट समझने में इतना मेरा माथा दर्द हुआ था, मैं क्या बताऊं अपने सेमेस्टर के टाइम पे। खैर चीजें समझ में आई थी लेकिन वो काफी टाइम लगा था, लेकिन आपको एक ऐसा वीडियो मिला है जिसके अंदर आप सारी चीजों को एक ही बार में देख सकते हो। तो अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लास बनाई है ए नाम से, इसके अंदर हम इंटीजर देते हैं ए, ठीक है। और यहाँ पे इसको बंद करना मत भूलना। फिर यहाँ पे हम इंट मेन में आते हैं और मैं यहाँ पे बोलूँ इस क्लास का मुझे साइज बता दो कितना है। अब ये जो हमारे पास क्लास है इस क्लास का साइज बता दो, साइज कितना है। अब इस क्लास का जो साइज है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, साइज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो है रियल वर्ल्ड एंटिटी है ही नहीं, ये सिर्फ एक ब्लू प्रिंट है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्लास इज ओनली ए ब्लू प्रिंट। तो जब ये एक ब्लू प्रिंट है तो ब्लू प्रिंट का साइज हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे मैंने इंटीजर लिख दिया, इसको बी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 देता हूँ, तो दीजिए 1। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्पेस ले रहा होगा क्योंकि ये जो है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, इसका कोई स्पेस नहीं होगा। अब इसका स्पेस हो रहा होगा, ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। जैसे बोलते हो ना बॉयलर प्रिंट कोड, या फिर आप कहीं शादी वादी या फिर कोई वीडियो एडिट करने आते हो तो आपको बना बनाया टेम्पलेट मिल जाता है, उसको इफेक्ट डाल लेते हो, आपको काम हो जाता है। अब मैं यहाँ पे करूँ सी आउट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बताओ इस साइज ऑब्जेक्ट का साइज कितना होना चाहिए। तो बस इतना ही आएगा, जो इसका साइज होगा वही तो आ रहा होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 बाइट। अब मैं यहाँ लिख दूँ कैर सी, तो ये 5 बाइट देगा। बोलोगे आप कि 4 बाइट ये दे होगा 1 बाइट ये लगेगा, तो 5 बाइट हमारा आंसर आना चाहिए। पहले 4 बाइट था, अब यहाँ पे 5 बाइट हमारे पास आना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या इसका आंसर सही में 5 ही आने वाला है या फिर 4 आने वाला है या फिर कुछ और आने वाला है। जरा इंतजार करो। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया क्लास स्टूडेंट के नाम से, और यहाँ पे हमने एज दे दिया इंट एज एंड इंट एक कैरेक्टर ग्रेड दे दिया। 2 चीजें हमने यहाँ पे दे दी, ठीक है। देन हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इसका मैं स्टूडेंट नाम ना रख के स्टूडेंट और मैं इसको ए रख देता हूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ ए obj1, ठीक है, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे काउट साइज ऑफ obj1 और यहाँ पे मैं एंडर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसको रन कराता हूँ। तो आप गेस कीजिए क्या इसका आंसर आने वाला है। यहाँ पे 4 एंड प्लस 1 5 आना चाहिए। अगर ये 8 बाइट का होता है तो 8 प्लस 1 या फिर 8 प्लस 2 10 आना चाहिए, 5 या फिर 10 आना चाहिए आंसर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है 8 आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और इंट देता हूँ इंट ग्रेड, ठीक। फिर मैं क्या करता हूँ एक इंट सी दे देता हूँ, ठीक है, CGPA। चलो बढ़िया है, CGPA आ गया। अब ये 3 चीजें हो गई हमारे पास। अब मैं इसको रन कराता हूँ कितना आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 12, सारे जो इंट है वो मिलके आ रहे हैं 12। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक चीज और बढ़ा देता हूँ, 2 चीज को बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 5 है हमारे पास, हमें आना चाहिए 20 के आसपास। यहाँ पे हमारे 20 मिल रहा है, बट मैं क्या करूँ यहाँ पे इन सारी चीजों को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 0 आना चाहिए, लेकिन जब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे तो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी क्लास। कुछ भी नहीं अवेलेबल है तो यहाँ पे इसको हम एम्प्टी क्लास कहेंगे, जिसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो है हमारा एम्प्टी क्लास हो गया। तो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है ही नहीं तो 1 आ कहाँ से रहा था, तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी क्लास। तो इसका आप थोड़ा सा जाके घर पे पढ़ना कि एम्प्टी क्लास का साइज जो है 1 क्यों होता है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर x एंड कैरेक्टर y, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पे देखो 8 आ रहा है, 5 आना चाहिए था लेकिन 8 आ रहा है। 4 प्लस 1 तो 5 होता है, ऐसा क्यों कर रहा है ये। तो अगर मैं क्या करूँ कैरेक्टर सी को मैं अगर ऊपर कर दूँ तो क्या कोई अंतर पड़ेगा, उसको भी देख लेते हैं। मैं इसको रन करता हूँ तब यहाँ पे भी तभी भी यहाँ पे 8 आ रहा है। इट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है, मेमोरी एलोकेशन जो है वो कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे। यहाँ पे नॉर्मल मेथड तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये मुझे समझ में आ चुका है। तो कुछ तो यहाँ पे अलग हो रहा है। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है, उसको कहते हैं पैडिंग का। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो एग्जांपल था वो मुझे 8 बाइट यहाँ पे आंसर में दे रहा था, लेकिन एक्चुअल में इसका जो आंसर आ रहा है 5 आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है
यहाँ पे हो क्या रहा है, डाटा कुछ जो है पैड हो जा रहा है। इवन मैं क्या करूँ, कैरेक्टर से ऊपर लिख दूँ, इंट बी मैं नीचे लिख देता हूँ, फिर भी मुझे 8 बाइट ही मिल रहा है। लेकिन एक और 4 5 यहाँ पे आंसर होना चाहिए था, लेकिन 8 आ रहा है। तो अब हम समझते हैं पैडिंग के कंसेप्ट को। पैडिंग, ठीक है, पैडिंग के कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक एरे है, यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो जैसे स्टोर है, जितने भी है वो 1 1 बाइट के मान लो, सारे जो है 1 1 बाइट के हैं। मान लीजिए हमारे पास जो कैरेक्टर सी था वो 1 बाइट ले लिया, यहाँ पे स्टोर हो गया। अब मुझे मान लीजिए कि इंटीजर बी चाहिए था, तो उसे चाहिए 4 बाइट। तो 1 2 3 4, मैं बी 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 बी, यहाँ पे 4 बाइट आ गया, और ये इंटीजर सी था, कैरेक्टर सी था। तो मुझे लग रहा था कि इसका आंसर जो है 5 देना चाहिए था, लेकिन वो ले रहा है 8 बाइट। तो वो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे मेरे सिस्टम में या तो होते हैं 32 बिट के ओएस, या फिर 64 बिट का यूएस, किसी किसी में 128 बिट भी होते हैं। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 32 बिट क्या होता है, 64 बिट क्या होता है, कि मेमोरी का जो एड्रेस है उसको डिफाइन करने के लिए इसको यूज करते हैं। जब कंप्यूटर क्या करता है, इस डाटा को प्रोसेस करता है, तो वो कुछ इस तरीके से करता है। मान लीजिए मेरे पास 32 बिट्स है, 32 बाइट है, तो वो एक बार में 4 बाइट को उठा रहा होगा। तो मान लीजिए कि हमें जैसे इंसान है, कुछ भी चीज को रीड करते हैं, तो बहुत बड़ा आपको एक चैट दे दिया मैंने, तो वो क्या करेगा, तो मैं छोटे छोटे पार्ट रीड करना होगा, इतना पढ़ लिया, फिर इतना पढ़ लिया, फिर इतना पढ़ लिया, फिर इतना पढ़ लिया, फिर इतना पढ़ लिया। जैसे आपको मैं एक बुक दे दूं मोटा था, बोलूँ एक बार में खत्म कर दो, तो आप क्या करोगे, एक बार में खत्म करोगे नहीं, चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करोगे। एक चैप्टर वाइज पढ़ लिया, चैप्टर वाइज फिर पढ़ लिया, चैप्टर वाइज कल पढ़ लिया, बस चैप्टर वाइज पढ़ते जाओ। तो वैसे ही कंप्यूटर भी जो है हमारा एक बार में सब कुछ रीड नहीं करेगा, उसका भी कुछ लिमिटेशन है। तो वो क्या करता है, जैसे 32 बिट का है, तो वो एक बार में 4 बाइट को ही रीड करेगा। तो वो यहाँ पे सेगमेंट बनना स्टार्ट करता है, 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3, ऐसे कर करके वो यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट बना देगा, और इस सेगमेंट को पहले रीड करेगा, देन इस सेगमेंट को रीड करेगा, फिर यहाँ से इस सेगमेंट को रीड करेगा। तो ये हमारा 4 5 6 7 हो जाएगा। मान लीजिए उसको रीड करना था बी वाले को, तो बी वाले को कैसे रीड करेगा, तो ये मान लीजिए फर्स्ट सेगमेंट हो गया, ये हमारा सेकंड सेगमेंट हो गया। तो मान लीजिए ये चार चार रीड करता है, तो मान लीजिए उसको बी वाले को रीड करना है, तो पहले तो उसको सारा को रीड करना पड़ेगा, कितने को रीड करेगा वो। फिर वो सेकंड साइकिल जब चलेगा, तो उन सारी चीज को रीड करना पड़ेगा उसको। तो बी को रीड करने के लिए उसे 2 बार रीड करना पड़ा, एक बार इसको रीड करना पड़ा, एक बार इसको रीड करना पड़ा, ठीक है। इट मीन जो साइकिल था हमारा, उसको 2 बार चलाना पड़ा। इट मीन एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा साइकिल चलाना पड़ा। तो यहाँ पे देखा कि हमारा 3 बाइट हमारा बी है, तो 1 बाइट और बची है, तो उसको सेकंड साइकिल भी चलाना पड़ा। तो तब उसको पता चला कि इस बी के अंदर क्या वैल्यूज रखी हुई है, तो वहां से उसको पता चला। जब मैं मल्टीपल साइकिल चलाता हूँ, तो जो हमारा प्रोसेस होता है वो थोड़ा लेट हो जाता है। तो वहां पे हम चाहते हैं कि जो हमारा आंसर है वो जल्दी से जल्दी आए। मैं मेमोरी का जो कंप्रोमाइज है वो बिल्कुल कर सकता हूँ, कि भाई तुम मेमोरी जो है एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन मुझे टाइम जो है वो कम चाहिए, मुझे आंसर जो है वो जल्दी से जल्दी चाहिए। तो इसीलिए वो क्या करता है, इस बी को वो यहाँ ना डालकर यहाँ पे डालता है। यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू डाल देगा जो मुझे पढ़ने योग्य नहीं होता है, और बी को क्या करेगा, वो यहाँ से भरना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, 8 बाइट यहाँ पे स्पेस लेता है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो क्यों ये 8 बाइट जो है 8 बाइट लेता है। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट आया हमारे पास, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, पैडिंग का, तो यहाँ पे ये जो गार्बेज वैल्यू भरता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसी को हम कहते हैं पैडिंग। C++ में इन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं करा है कि पैडिंग कैसे काम करेगा, क्यों काम करेगा। तो ये जो है अलग अलग सिस्टम में अलग अलग आंसर आ सकता है, तो उसको घबराना नहीं कि भाई आपका ऐसा आ रहा है, मेरा ऐसा क्यों आ रहा है। तो जो हमारा कंपाइलर है उसमें उस पैडिंग को डिफाइन नहीं किया है कि ये ऐसे ही काम करेगा, कि हमारा जो सीपीयू है वो इतनी जल्दी सारी प्रोसेस को खत्म कर दे। जैसे कि अगर यहाँ पे गार्बेज वैल्यू भर दिया, और यहाँ पे इसको बी को भर दिया, जैसे ही उसको बी को पढ़ना होगा तो सीधे बस इसको पढ़ेगा, और यहाँ पे उसको वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो वो क्या करेगा, एक ही साइकिल में, वन साइकिल में ही जो उसका काम है वो हो जाएगा। तो बात रहा, बहुत सारे जो लोग हैं वो क्वेश्चन ये करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू भरा था, ऐसा था कुछ 0 1 2 3 4 5 6 7। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया वैल्यू जब यहाँ से आ रहा था, तो सिर्फ इसको क्यों नहीं वो पढ़ लिया, ये यहाँ से यहाँ तक ही इसका मतलब क्यों ये सोचला था कि हम यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ेंगे। वो सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक तो नहीं तो पढ़ सकता था। तो बात रहा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि वो नहीं कर सकता है, वो सेगमेंट में ही करता है। उसका फिक्स रहता है कि पहले मैं इतना करूंगा, फिर मैं इतना करूंगा, फिर मैं इतना करूंगा, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये पेज बना रहता है, यहाँ पे ऐसे पेज बना हुआ है, ठीक है, अलग अलग पेज बना हुआ है, ठीक है। इट मीन्स कि वो क्या करता है, एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है, ये अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, तो ये क्या करता है, बॉक्स को रीड करना स्टार्ट करता है, एक बार ये बॉक्स, ये बार ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ठीक है, अलग अलग बॉक्स को यहाँ पे रीड करना स्टार्ट करता है। तो जब मैं पैडिंग कर दूंगा, ये ये, तो क्या होगा कि ये एक अलग बॉक्स है, ये वाला एक अलग बॉक्स है, तो इसको इजिली ये रीड कर पाएगा, ठीक है। तो भैया बात रहा कि मेमोरी का अलॉटमेंट जो है वो कैसे होगा। तो मैं कैसे गेस कर सकता हूँ कि जो हमारा आंसर है वो 8 आने वाला है। तो सिंपल सा रूल है भैया,
जैसे मेरे पास 1 बाइट है, जो भी मल्टीपल ऑफ 1 होगा वहीं पे बोलेगा। यहाँ पर कुछ आई होप दिख नहीं रहा होगा। मान लीजिए कि 1 बाइट का है, जो भी मल्टीपल ऑफ 1 होगा वहां पे वो स्पेस लेगा। मान लीजिए 2 बाइट का रहा, तो जहां मल्टीपल ऑफ 2 होगा वहां पे वो स्पेस लेगा। जो 4 बाइट होगा, तो जहां मल्टीपल ऑफ 4 हो रहा होगा वहीं पे वो चीजें हो वहां एलोकेट करेगा। 8 बाइट का होगा, तो जहां मल्टीपल ऑफ 8 का स्पेस होगा वहीं पे वो एलोकेट करेगा। तो ये 8 का मतलब क्या है? तो मान लीजिए कि आपको गेस करना पड़ रहा हो कि ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व कर रहा है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कैरेक्टर क्या था, पहले कैरेक्टर सी था। तो कैरेक्टर सी कितना लेता है? 1 बाइट लेता है। पहले मैं इसको दे दूँ इंडेक्स में। कैरेक्टर सी क्या है? यहाँ पे 1 बाइट लेता है, सी डाल दिया। तो क्या ये 1 के मल्टीपल में है? हाँ भैया 1 के मल्टीपल में है ये, तो यहाँ पे ये स्पेस दे दिया। अब बात रहा फिर था बी का नंबर। तो बी का साइज कितना था? 4 बाइट। क्या ये 1 4 के मल्टीपल में आता है? तो नहीं आता है। 2 4 के मल्टीपल में आता है? नहीं आता है। 3 4 के मल्टीपल में आता है? नहीं आता है। 4 4 के मल्टीपल में आता है? हाँ आता है। तो यहाँ पे इसको भरना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ से ये बी को मेमोरी एलोकेट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे आप गेस कर सकते हो कि अब मेरा आंसर जो है 8 बाइट आ रहा है। ठीक है, इसमें एक और रूल अप्लाई होता है। मान लीजिए आपने दिया यहाँ पे कैरेक्टर सी, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर ए। ठीक है, 3 क्लास है यहाँ पे 3 वैल्यूज है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई कमरा क्लास है। तो आप बताओ ये कितनी मेमोरी ले ली होगी? आपको इंडेक्सिंग देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये आप बताओ कितनी मेमोरी ले रहा होगा? तो आप ऐसे मत बोल देना कि ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, ये मीन्स की 12, ऐसे मत बोल देना आप। तो क्या इधर 6 है? 6 भी नहीं है इसका आंसर। सर यहाँ पे मैं इंट देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैर कैर इंट देता हूँ, इंट ए। यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग दे दिया 0 से लेकर 10 तक। इट मीन्स की 11 साइज का ये हमारा एरे। ये जो है 1 बाइट लेगा। क्या 0 जो है 1 पे में आता है? हाँ आता है। तो यहाँ पे मैंने सी को भर दिया। फिर मैंने बी को पढ़ा, ये है 1 बाइट का। क्या 1 इसको मल्टीप्लाई में आता है? हाँ आता है। तो 1 1 जाओ 1 यहाँ पे भर दिया। फिर आया ए, ये लेता है 4 बाइट। क्या 2 4 मल्टीप्लाई में आता है? नहीं। 3 आता है? नहीं। 4 आता है? तो हाँ, ए भर दिया। ए ए ए ए। तो ये यहाँ पे ले रहा है 8 बाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 बाइट ले रहा है। ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है सबसे पहले उसको लिए मेमोरी एलोकेट कराई जाती है। तो ये हो गया 4 बाइट का, 4 बाइट यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे कैरेक्टर के लिए 1 बाइट, फिर यहाँ दूसरे कैरेक्टर के लिए 2 बाइट, और फिर यहाँ पे जो 2 स्पेस बचा है यहाँ पे पैडिंग भर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए ऐसे करता हूँ कि मेरा जो साइकिल चल रहा है उसमें हम जल्दी से जल्दी चीजों को रीड कर पाए। अब मान लो इसमें एक छोटा सा रूल और अप्लाई होता है। मैंने क्या किया, इंटीजर को मैंने ऊपर कर दिया, इसको मैं ए से बी से ए बना देता हूँ। अब ये हो गया 4 बाइट का, और ये जो है कैरेक्टर जो है नीचे आ गया, कैरेक्टर बी, और ये हो गया हमारा 1 बाइट का। ठीक है, तो क्या इसका आंसर जो है अभी भी 8 बाइट ही आ रहा होगा? मैं आपसे पूछता हूँ। तो नहीं भैया, अब इस बार आंसर जो है वो 8 बाइट नहीं आएगा। हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। चलते हैं देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज को हटा दिया है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या आने वाला है। छोटा सा रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, ये आपको रूल कोई नहीं बताने वाला है, गेट का जो पढ़ रहा होगा उसे पता होगा ये सारी चीजें। कैरेक्टर सी कितना लेता है? 1 बाइट। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर सी को भर देते हैं। ए कितना लेता है? 4 बाइट। तो 4 के मल्टीपल में कौन आता है? ये आता है, ये नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, ये आता है। तो यहाँ पे हम बी को भर देंगे, बी 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 बी। ठीक है, सॉरी ए नाम है ना, तो ए भर दिया, ए भर दिया, ए भर देते हैं, और यहाँ भी ए भर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ जो कैरेक्टर है वो लेता है 1 बाइट। क्या मैं इसको 1 मल्टीपल भेज सकता हूँ? क्या ये 8 है 1 मल्टीपल में है? हाँ भैया, हाँ आता है। तो यहाँ पे हम बी को भर सकते हैं। तो क्या इसका आंसर जो है वो तो 9 बाइट हो गया? क्या इसका मैं आंसर 9 बाइट बोल दूं? तो क्या इसका आंसर 9 बाइट होगा? नहीं भैया, जब आप इसको रन करोगे तो 9 बाइट नहीं आ रहा होगा। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 12 बाइट। ठीक है, क्योंकि ये आगे भी 4 स्पेस ले रहा होगा, 11 तक जाएगा ये। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे एक छोटा सा रूल फॉलो किया जाता है। तो इसमें से जो सबसे एक रूल फॉलो होता है कि इन सब में से जो सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा है उसको पहले लिया जाता है। ठीक है, तो 4 बाइट वाला है। ठीक है, तो ये जो 4 है वो इस 9 को डिवाइड करना चाहिए। तो 9 को तो डिवाइड कर नहीं पाएगा, तो इसका जो सबसे बाद इसके बाद में जो सबसे क्लोजेस्ट है जो 4 को डिवाइड कर, जो 4 से डिवाइड हो पाए, वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, क्या 10 डिवाइड होगा? नहीं। 11 होगा? नहीं। 12 होगा? हाँ भैया 12 होगा। तो 12 इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है ऐसे करके डेटा को ट्रीट करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लास्ट तक। ठीक है, वो एक चैप्टर वाइज चीजों को रीड करेगा। हो सकता है कि एक चैप्टर में कम चीज एक कंटेंट हो, एक चैप्टर में ज्यादा कंटेंट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि आप सीधे क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर को ओपन कीजिए, आप सीधे बुक उठाओगे, फटाक से क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर को ओपन कर दोगे। अगर वही मैं आपको सीधे बोलता क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर को ओपन करो, अगर आपको नहीं पता रहता, आप बंचेस में नहीं बांटे रहते, तो आप टाइम लगता, अरे क्लास
ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट ढूंढते रहो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पता ही मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन करके हम देखते हैं क्या इसका पैडिंग जो है वो। तो जाने से पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे पास डाटा होता है उसको हमें ढंग से अलाइनमेंट करना होता है, अलाइनमेंट सही से करना होता है। तो अलाइनमेंट से मतलब क्या है आपका, मैंने आपको बताया कैरेक्टर सी हमने लिखा, फिर इंट ए लिखा, फिर कैर बी लिखा, तो यहाँ पे हमें स्पेस दिया 12 बाइट। वही हमने क्या किया था, कैरेक्टर सी लिखा, फिर कैरेक्टर बी लिख दिया था, फिर इंट ए लिख दिया था, तो हमें सिर्फ 8 बाइट लग रहे थे। ठीक है, क्या हमारा कुछ ऐसे तरीके से उसको हम अरेंज करें कि ये हमारे कम से कम स्पेस ले। हमें कुछ ऐसा लिख दे, कैर सी, कैर बी, इंट ए, तो हमारा जो स्पेस है कम लगेगा, तो हम भैया कम लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट निकल के आता है, कौन सा, जिसको हम कहते हैं ग्रीडी अलाइनमेंट। ठीक है, तो उसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रीडी अलाइनमेंट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, तो जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले लिख दो, इंट ए बड़ा है उसको लिख दिया, फिर कैरेक्टर डी को लिख दो, कैरेक्टर सी को लिख दो। ठीक है, तो ये भी जो हमारा 8 बाइट ही ले रहा होगा। तो ग्रीडी अलाइनमेंट एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला जो डाटा टाइप का जो वैल्यू होती है उसको हम सबसे ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद वाले को उसके नीचे, उसके बाद वाले को उसके नीचे, उसके बाद वाले को उसके नीचे, हम ऐसे भरते जाते हुए रहते हैं कि बस हम अलाइनमेंट सही से करें तो जो चीजें हैं वो सही से हो जाएंगी, स्पेस कम लेगा। तो आई होप जो पैडिंग का कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कैरेक्टर जेड। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो मेरा जो साइज है एज इट इज जो आपको मैंने बताया था कि 12 आना चाहिए, तो यहाँ पे 12 भी आएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे 12 आया। अगर वही मैं क्या करूँ, इस जो ग्रीडी अप्रोच के यहाँ फॉलो करूँ, इंट को ऊपर भेज दूँ। ठीक है, इंट को जब ऊपर भेज देता हूँ तब मुझे पता है कि यहाँ पे 8 आने वाला है, तो यहाँ पे देखो 8 आ रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, लो देख लो, यहाँ पे पहली बार में 12 आया था, दूसरी बार में 8 आया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ, चलो इन दोनों में इसको क्या करता हूँ, नीचे कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे देता हूँ डबल, डबल पी। अब बताओ इसका जो साइज है वो कितना होना चाहिए। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तब देखो जो साइज आ रहा है वो 16 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, डबल वाले को सबसे ऊपर कर दूँ, एक्स इंट वाले को उसके नीचे कर दूँ, और कैर वाले को उन सबसे नीचे कर दूँ, तब साइज कितना आएगा, तभी भी साइज जो है हमारा 16 आ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको नीचे ही कर देता हूँ और डबल को भी उसके नीचे कर देता हूँ, तो देखो हुआ क्या, पहले तो एक ये लेगा, दूसरा ये लेगा, इट मीन 2 अलाइनमेंट्स हो गए, दो तो सब स्पेस गया, 2 में पैडिंग भर देगा, फिर 4 ये ले लेगा। ठीक, तो ये शुरुआत वाले जो ये है ये तो 8 अलाइनमेंट 8 स्पेस को खा गए, फिर 8 ये अकेले ले लेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ रहा होगा हमारे पास कि पहले तो हमारे पास कैरेक्टर आएगा, फिर हमारे पास कैरेक्टर आएगा, फिर हमारे पास 2 पैडिंग आ रहा होगा, एक पैडिंग ये आ गया, फिर दूसरा पैडिंग ये आ गया, फिर क्या होगा, हमारा इंटीजर आ रहा होगा, तो ये हमारा इंटीजर आ गया, फिर दूसरा इंटीजर, तीसरा इंटीजर, चौथा इंटीजर, फिर तो ये हमारा 8 स्पेस खा गया, उस वजह से हमारा डबल आ रहा होगा, डबल 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 और डबल, ये हमारा 8 है तो हमारा 8 डी आ रहा होगा, तो ये हमारा 16 स्पेस ऐसा कुछ ले रहा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यही मैं कैरेक्टर क्यू दे देता हूँ, देन यहाँ पे जो स्पेस है वो 20 हो जाएगा, देखना। ठीक है, सॉरी 24 हो गया है यहाँ पे तो स्पेस, और यही मैं कैरेक्टर को ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तब देखना ये जो स्पेस है वो 16 ही रहना चाहिए, 16 ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट चीज पे। अब आपको पैडिंग वगैरह समझ में आ गया होगा, क्लास ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम वहां पे एक बार पॉइंटर पढ़े थे, पॉइंटर का यूज करते थे, तो हम वहां पे डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट कराते थे, तो हाँ भैया कराते थे। तो मान लीजिए मुझे इंट टाइप करना होता था, तो मैं लिखता था न्यू इंट, और मैं लिखता था इंटीजर पॉइंटर की। ये हमारे पास मेमोरी होता है, एक हमारे पास उसमें स्टैक होता है, एक होता है स्टैक, और ये होता है हीप। बाय डिफॉल्ट मुझे स्टैक के अंदर मेमोरी मिलता है, लेकिन हमें चाहिए होता है हीप के अंदर। स्टैक के अंदर जो मेमोरी होती है वो काफी लिमिटेड होती है, और हीप के अंदर मेमोरी होती है वो ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करते थे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। तो यहाँ पे स्टैटिक में आप यहाँ पे जो स्टैक होता था उसमें बहुत ज्यादा स्पेस का डिमांड नहीं कर सकते हो, और हीप के अंदर ज्यादा स्पेस ले सकते हो। तो जैसे मैं न्यू बोलता था तो यहाँ पे क्या करता था, एक बॉक्स बनाता था इंट टाइप का, और इसका जो भी एड्रेस आता था वो मुझे दे देता था। मान लीजिए कि यहाँ जहाँ एड्रेस पे प्रेजेंट है, तो मुझे पी के अंदर 1000 ये डाल के दे देता था। अब मुझे इसको अंदर वैल्यू फिल करनी है या फिर एक्सेस करना है, पॉइंटर पी इज इक्वल टू 10 डाल दिया, तो ये पी बोला 1000 इसके अंदर जाओ और यहाँ पे जो वैल्यू है 10 डाल दो। तो इस तरीके से हम करते थे। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी डायनेमिकली क्रिएट कर सकता हूँ। मैं ऐसे में स्टूडेंट क्लास वाले का एग्जांपल लूँ, मैं यहाँ लिख रहा था स्टूडेंट, स्टूडेंट लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ एस, और यहाँ पॉइंटर देता हूँ, और इसके अंदर न्यू कीवर्ड का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे स्टूडेंट देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डायनेमिकली
भी स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक एड्रेस तुम एलोकेट करो हीप के अंदर और मुझे उसका एड्रेस दे दो। तो मुझे पता है कि जो हमारा स्टूडेंट वाला था वो कुछ ऐसा दिख रहा था, ये हमारा स्टूडेंट वाला कुछ ऐसा दिख रहा था, जिसके अंदर कुछ नेम था, एज था, रोल था, और क्या था, ग्रेड था। अब ये जो है 1004 पे मान लो कि अवेलेबल है, तो हम क्या किए, एस के अंदर 1004 को डाल दिए, तो यहाँ पे ये चीजें आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे नेम को एक्सेस करना है, तो नेम को कैसे एक्सेस करेंगे, तो पॉइंटर एस को हम कॉल करेंगे, पॉइंटर एस, तो ये जो एस है यहाँ पे लेके जाएगा 1004 के पास। तो मुझे किसको रीड करना है, नेम को, मैं लिख दूंगा डॉट नेम, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, मान लीजिए मैंने डाल दिया राज। ऐसे करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ये ऐसे लगा सकते हैं कि पहले ये यूज हो और फिर ये यूज हो। तो हमने इसको इसलिए लगाया कि ये जो एस है एक पॉइंटर टाइप पॉइंटर है, ठीक है, तो जो पॉइंट कर रहा है एक वैल्यू को, तो पहले इसके हेल्प से क्या करेगा, यहाँ से वो यहाँ पहुंचेगा, फिर डॉट लगा के नेम को रीड करेगा। इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एरो के साइन देके नेम इज इक्वल टू राज। इसकी जगह पे हम ये भी कर सकते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मेरा मेमोरी एलोकेशन हो रहा है वो डायनेमिकली हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट को भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं। तो ये तरीका आपको पता चला, हाँ भैया पता चल गया। स्टैटिक डायनेमिक के बारे में पता चल गया, हाँ भैया पता चल गया। क्या आपको ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में पता चल गया, हाँ भैया पता चल गया। पैडिंग के बारे में पता चल गया, तो हाँ भैया चल गया। तो मुझे यहाँ पे स्टैक जो है लिमिटेड है, तो इसलिए हमें हीप को यूज करना है, ये भी सारी चीजें पता चल गया। तो चलिए इसको भी एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे सारी वैल्यूज दी गई है, और यहाँ पे मैं आता हूँ, देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ स्टूडेंट एस्ट्रिक एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, और मैं सिंपल सा यहाँ पे एस और एरो का साइन देके नेम दे देता हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा जॉन, तो ये जो हमारा है इसको अंदर वैल्यू को डाल देगा। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, एस्ट्रिक एस डॉट एज इज इक्वल टू मैं 20 डाल सकता हूँ। तो मैं इन दोनों तरीके से इन वैल्यू को यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रोल नंबर देता हूँ और ग्रेड देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से वैल्यू को डाल सकते हैं। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये इजिली रन हो जाएगा, आउटपुट कुछ नहीं देगा, इजिली रन हो गया, कोई भी एरर थ्रो नहीं किया, ठीक है। अगर मान लो कि इसको मुझे प्रिंट कराना है, मैं इसको प्रिंट भी करा सकता हूँ, लिखता हूँ सी आउट, यहाँ पे नेम आ गया, एज आ गया, रोल आ गया, ग्रेड आ गया। इसको हम इस तरीके से प्रिंट भी करा सकते हैं। ये जो एरो वाला साइन तरीका है वो तो है ही, और यहाँ पे एस्ट्रिक देके और यहाँ पे हम डॉट ग्रेड दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, दोनों तरीके से हम इसको आउटपुट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा सारी वैल्यूज जो है वो आ चुकी है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो है अच्छे से क्लियर हो चुका है, सारी कंसेप्ट जो क्लियर हो चुकी है। आगे आने वाली वीडियोस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आपको और इन डेप्थ नॉलेज मिल रहा होगा, ठीक है, कि आप कभी जीवन में इन सारी चीजों को भूल ना पाओ। अगर आप सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये जो 7-8 वीडियो होने वाली है, ये आपके पूरे सेमेस्टर का जो आप उप्स का जो सब्जेक्ट है उसको जो पढ़ते हो, आपको सारी चीजें इन डेप्थ क्लियर कर देंगी। अगर आप यहाँ से टीवाईक्यू भी सॉल्व कर सकते हो, गेट के लिए भी देखते हो तो वहां से भी चीजें कर सकते हो, और प्लेसमेंट के लिए तो खैर ये है ही। आने वाली वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे होंगे। मैं चाहता तो एक ही वीडियो में सारी चीजों को निपटा सकता था, कि सीधे आता इनहेरिटेंस क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, शॉर्ट में बताता, इतनी सारी एग्जांपल्स को नहीं देता, पैडिंग वगैरह नहीं बताता, फटाफट से उड़ा देता ऊपर ऊपर से, और जो चीजें हैं 1.5 से 2 घंटे में आपको वन शॉट में बोल के सारी चीजें कवर करा देता। लेकिन मेरा जो टारगेट क्या है कि आपको सारी चीजों को इंडेप्थ चीजें दी जाए। तो अभी तो बस मैंने आपको बेसिक कोड बताया है कि सेम चीज को मैं आपको बार बार ना लिखना पड़े। जैसे कि आपको चेकलिस्ट लगाना हो गया, क्या मैं जो डाटा ले रहा हूँ खराब डाटा तो नहीं ले रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको करना होती है, आप यहाँ पे आप इजिली सीख पाएंगे। तो ऐसे ही अभी आने वाले क्लास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज को आप ऐसे देखने वाले हो, ठीक है। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बस वीडियो को डेली देखते जाओ और करते जाओ। तो मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, तो अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।